मैं डॉक्टर बलवंत भदौरिया, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर से आप सभी को बहुत आदर एवं सम्मान के साथ प्रणाम करता हूँ। अ, यह आज का जो सेशन है वो मूर्तिकला विषय पर है और इसके इसके कितने प्रकार हैं, इसको किस तरह से इसमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और हमारा जो इसका गौरवशाली इतिहास है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। मैं इस व्याख्यान को प्रारंभ करने से पहले राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन, हमारा राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही माननीय कुलपति जी प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर सर को मैं बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। हमारे रजिस्ट्रार साहब श्री दिनेश पाठक सर का मैं आभारी हूं। साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापक गणों का भी मैं आभारी हूँ। कहा जाता है कि किसी देश एवं राज्य की समृद्धता का पता उसकी कला संस्कृति से ही लगता है कि वो अगर कला संस्कृति अगर समृद्ध है तो राज्य और देश का मालूम हो जाता है कि वो कितना समृद्ध रहा होगा। इस व्याख्यान का जो श्रृंखला का जो उद्देश्य है, यह जो शीर्षक है वह कला से समृद्ध शिक्षा का है। शिक्षा के अंतर्गत जब कला के द्वारा समृद्धता बढ़ जाएगी तो यह निश्चित है कि हमारा देश व राज्य, हमारे जो जिले हैं वो निश्चित ही उनमें उन्नति होगी, तरक्की होगी। इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज स्लाइड प्रेजेंट मूर्तिकला एक ऐसा विषय है। चित्रकला जो होती है वो एक सपाट सतह पर उसको बनाया जाता है ब्रश और रंगों के माध्यम से। इसके पिछले व्याख्यान में मैंने इसके बारे में बताया था और आज के जो व्याख्यान है उसमें मूर्तिकला पर प्रकाश डालेंगे। मूर्तिकला एक ऐसा माध्यम है जो मुख्यतः त्रिआयामी होता है। इसके 3 डायमेंशन होते हैं चारों तरफ से और इसमें ऊंचाई, इसकी चौड़ाई और गहराई का आभास होता है और इसको आभास के साथ साथ इस आयाम में इसको प्रस्तुत किया जाता है। मूर्तिकला के बहुत सारे माध्यम हैं, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। हम इन सब पर प्रकाश डालने से पहले भगवान श्री गणेश का एक मूर्ति शिल्प रिलीफ में बनाएंगे और उसके बारे में बताएंगे वो किस प्रकार से बनाया जाता है। और मूर्तिकला के प्रकार हैं, उसमें एक प्रकार रिलीफ भी है और उसके भी 3 प्रकार हैं, जिसमें उसका एक प्रकार है जिसको हाई रिलीफ हम बोलते हैं। उस हाई रिलीफ में हम भगवान श्री गणेश का एक रिलीफ बनाकर उसका प्रारंभ करेंगे, श्री गणेश करेंगे। मूर्तिकला के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए पहले मिट्टी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कुछ पानी को आप छिड़केंगे तो उसमें जो नमी आ जाती है और पानी को छिड़कने के बाद आप उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि वो मिट्टी फूल जाएगी और उसके बाद आप उसको आटे के समान उसको गूंथ सकते हैं। और पानी की जो नमी की मात्रा है वो आप उसमें किस तरह का काम कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि आपको उसमें बारीक काम करना है या किस तरह का अलंकरण करना है, तो उस हिसाब से उसको कितना ड्राई रखना है उसका ध्यान रखा जाता है। मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी तालाब के किनारे की बेहतर होती है। मिट्टी जो है इस प्रकार की हो जो थोड़ी सी काफी समय से सड़ी गली हो, मतलब वो उस पर पानी डला हो बहुत समय से, तो जिससे उसमें मिट्टी में लोच आ जाना चाहिए। और यह जो रिलीफ बना रहे हैं वो मिट्टी बॉम्बे के लिए है, उसका नाम बॉम्बे के लिए है, उससे वो बना रहे हैं। पिछली बार जो हमने गणेश प्रतिमा बनाई थी वो 3D थी, 3D मूर्ति शिल्प था वो। थोड़ा जूम कर दूं।
जूम करके दिखा देंगे तो बच्चों किस प्रकार से बनाते हैं वो सीखने में उनको आसानी हो जाएगी। उंगलियों का किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस प्रकार के इसके टूल्स हैं।
अब इसी के साथ हम आगे का जो सेशन है उसे उसको प्रारंभ करते हैं। तो जो पीपीटी है हमारी, जो उसका मूर्ति कला का इतिहास है उसके बारे में प्रकाश डालना। समय का अभाव है। भगवान श्री गणेश की ये रिलीफ प्रतिमा बनाई है रिलीफ में, और इसका आकार लगभग 9 इंच 8 या 9 इंच के आसपास है, और बहुत लघु आकार में यह प्रतिमा बनाई है। बगैर किसी, इसमें कोई आर्मेचर नहीं है, सीधे डायरेक्ट मिट्टी के साथ मिट्टी को लेकर चिपका के और उभार कर इसको बनाया गया है। जैसे कि अभी प्रारंभ में मैंने बताया कि मूर्तिकला त्रिआयामी होती है। क्षमा कीजिएगा, मैंने एक आवासी शब्द का इस्तेमाल किया था। आवासी की जगह आयामी, इसकी जो ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई में आयाम होते हैं, और उसी के द्वारा यह त्रिआयामी होती है प्रतिमा। और इसको आप इसके चारों साइड से इसको देख सकते हैं, और इसलिए इसको जब इसका निर्माण करते हैं तो आपको सभी इसकी साइड्स पर, सभी सारे डायमेंशन पर आपको उस पर काम करना होता है। मूर्ति कला जो है उसमें उसके प्रकार हैं कुछ, मैं उनके बारे में प्रकाश डालूंगा। मूर्ति कला इसके साथ पीपीटी का भी साथ में मुख्य रूप से जो मूर्ति कला है वो 3 डायमेंशन ही होती है, और उसमें ज़्यादातर मूर्तियां 3 डायमेंशन ही बनाई जाती हैं। इसके साथ ही मूर्ति कला में रिलीफ का भी चलन है, या उभरे हुए शिल्प, उभरा हुआ शिल्प। वो एक सपाट सतह होती है, रिलीफ से तात्पर्य है सपाट सतह होती है, और उसके ऊपर उसको उभारा जाता है, या फिर उसमें कार्विंग की जाती है। तो जो रिलीफ है वो 3 प्रकार के होते हैं। लो रिलीफ होता है, हाई रिलीफ होता है, और वास्ट रिलीफ होता है। तो लो रिलीफ में अंदर गहराई में उसमें ड्राइंग करने के बाद गहराई में काटा जाता है। जैसे इजिप्ट के, अगर आप मिस्र के पिरामिडों में वहाँ के शिल्प देखेंगे तो वो लो रिलीफ में है, और हाई रिलीफ में बाहर की तरफ बनाए जाते हैं। पीछे सपाट सतह होगी, और जो फिगर है, जो आपकी ड्राइंग है, जो आप बना रहे हैं, जो विषय है उसका, वो बाहर उभरा हुआ होगा। जैसे कि अभी इसी प्रतिमा में आपके सामने बनाया था, ये हाई रिलीफ है। और इसके साथ तीसरा वॉस रिलीफ होता है। जैसे कि हम कोई सिक्के वगैरह में देखते हैं, उसमें सपाट सतह भी उतनी है और उभरा हुआ भी उतना है। मतलब वो उंगली लगाएंगे तो मतलब एक प्लेन सतह नजर आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा वो उभरा हुआ होता है, तो वॉस रिलीफ वो कहलाता है। इस प्रकार से रिलीफ के 3 प्रकार होते हैं। तो आप मूर्ति कला के प्रकार हैं, इनमें किसी भी प्रकार में आप प्रयास कर सकते हैं, और इसके अलग अलग अपना रसास्वादन है, अपनी अपनी महत्वताएं बनाने के पीछे अपना अपना उद्देश्य और इसके इतिहास भी है। साथ ही इसमें मूर्ति कला में एक पॉटरी, एक इसकी कला है, उसको कुंभकारी भी बोलते हैं, और वो ज़्यादातर बर्तनों से, हमारे बर्तनों से जुड़ी हुई है। और उसमें जैसे कि हमने देखा होगा, मिट्टी के घड़े हैं, या हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है, अब उसका बहुत पुराना इतिहास है पॉटरी का।
और वो लगातार आज भी चलन में हमारे, क्योंकि वह हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी भी होती है, और उसमें सारी दुनिया की जो सभ्यताएं हैं उसमें पोट्री हमें प्राप्त होती है। तो पोट्री पोट्री ज़्यादातर चाक से की जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा दीपक बनते हुए या फिर मिट्टी के घड़े बनते हुए, कुम्हार किस प्रकार से उसे चाक से बनाते हैं। इसके अलावा इसमें एक प्रकार भी है कि वो कॉइल पोट्री से भी काम करते हैं। उसमें कॉइल में अभी इसके बारे में अभी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन और इसमें रखा हुआ है, तो वो पोट्री के बारे में हम बताएंगे। ये रिलीफ के बारे में अभी हमने हाई रिलीफ के बारे में आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक इसका प्रदर्शन किया है, प्रायोगिक प्रदर्शन, और साथ ही एक हम इसका कॉइल पोट्री का भी आपको एक प्रदर्शन अभी कुछ देर में प्रारंभ करेंगे, और कोशिश करेंगे एक 3 डायमेंशन मूर्ति भी आपको बनाकर इसमें उससे आपको परिचित कराएं। तो स्लाइड इससे पहले हम कुछ मूर्तिकला के, भारतीय मूर्तिकला के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा उद्देश्य है कि हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, हमारे जो देश के लिए युवा पीढ़ी, जो नई युवा पीढ़ी है, वो हमारे लिए आगे चल के वो कला से जब जुड़ जाएगी तो उससे सभी को बहुत फायदा होगा। कुछ लोग अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं, साथ ही अगर कलाकार ना हो तो ये कला जीवन में आनंद लेके आती है और बहुत हमारे लिए लाभदायक है, सुखदायी है, बहुत सारे फायदे होते हैं कलाओं के। तो छोटे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बड़ी प्रसन्नता है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं और इसको देख रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र का भी बहुत आभार है कि उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया और विश्वविद्यालय को ये अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही हम आगे स्लाइड प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ते हैं, हमारी स्लाइड पर। हाँ, ये एक मूर्ति है, स्टोन का शिल्प है, उस पर मूर्तिकार काम कर रहा है। मूर्ति के ये प्रकार हैं, इसके साथ साथ इसके मूर्ति कला के बहुत सारे माध्यम हैं, जिसमें अलग अलग आप माध्यमों का उपयोग किया गया है इतिहास में, और उसमें आप अभी भी ये सारे माध्यम जीवित हैं जिनमें आप मूर्तियां बना सकते हैं। तो मूर्ति कला में बहुत सारे कुछ स्थायी माध्यम भी हैं और कुछ माध्यम जो है वो काफी मतलब सॉफ्ट भी हैं, जैसे कि चित्रकला एक अच्छा स्थायी माध्यम चित्रकला भी है, लेकिन उसको बहुत संभाल कर रखना होता है जिससे कि वो सालों तक जीवित रहे। और हालांकि हमारे अजंता गुफाओं के या बाघ केव्स के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हजारों साल से हमारे सामने हैं। मूर्ति कला के हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो हजारों वर्षों से हमारे पास हैं, और मूर्ति कला के कुछ माध्यम ऐसे हैं जो बहुत स्थायी होते हैं और जिनका बाहरी जो वातावरण है उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें उसके जो माध्यम है मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें एक माध्यम है स्टोन, पत्थर, जो कि बहुत स्थायी माध्यम है, और बहुत सारे पत्थर के प्रकार होते हैं जो जिनसे मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिसमें कि सैंड स्टोन है इसका, और इसके अलावा मार्बल है, ग्रेनाइट है, जैसलमेर का पीला स्टोन है, और सैंड स्टोन के भी बहुत सारे प्रकार हैं। और अलग अलग जगह पर अलग अलग से स्टोन जहाँ जैसे जिसकी उपलब्धता थी उस हिसाब से उस जगह स्थान पर उन कलाकारों ने, कारीगरों ने मूर्तियां बनाई हैं। इसके अलावा एक इसका और स्थायी माध्यम है, वो है ब्रॉन्ज, धातु की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तांबा है, सोने है, चांदी है, या अन्य जो भी प्रकार हैं उससे धातु में मूर्तियां बनाई जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेके अभी तक इस तरह की बहुत सारी मूर्तियां, उदाहरण हमारे सामने है। तीसरा इसका बहुत ज़्यादा चलन में जो माध्यम है वो मिट्टी है, और मिट्टी के हमारे जो घरों में बहुत सारे पात्र होते हैं टेराकोटा के द्वारा, मिट्टी के घड़े हैं, और यह बहुत सारी सामग्री जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत प्रचलित माध्यम है और बहुत सस्ता माध्यम है मिट्टी, जिससे मूर्तियां बना सकते हैं आप। मिट्टी में मूर्तियां बनाने के बाद उसे पकाएंगे तो वो टेराकोटा हो जाता है, और वो भी बहुत, टेराकोटा जो है वो बहुत स्थायी माध्यम होता है, और हजारों वर्षों से सिंधु घाटी सभ्यता से लेके हमको अभी तक प्राप्त होते हैं, और उनका बहुत अच्छी स्थिति में हमें प्राप्त हुए हैं। बस वो टूट जाता है, थोड़ा उसको केयर करनी होती है कि थोड़ा सॉफ्ट होता है, बाकी उसका क्षरण किसी भी प्रकार का उसमें नुकसान नहीं होता है। एक इसका चौथा माध्यम है लकड़ी। लकड़ी भी बहुत स्थायी माध्यम है, लेकिन इसको बहुत वातावरण से बचा कर रखना होता है,
और इसमें बहुत सारे मूर्ति शिल्प लकड़ी में बनाए गए और इसके भी बहुत सारे उदाहरण हमें प्राप्त हैं। और ये भी एक प्रकृति से जुड़ा एक बहुत अच्छा माध्यम है और इसका इस्तेमाल भी हमारे घरों में होता है और इससे मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा एक वेल्डिंग के द्वारा स्क्रैप मटेरियल से भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो आधुनिकता का एक तरह से उदाहरण है। और वेस्ट मटेरियल से वेल्डिंग के माध्यम से लोहे के या वेस्ट मटेरियल जो भी हमें प्राप्त होता है उसको जोड़ जोड़ कर मूर्तियां बनाई जाती हैं। साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियों से और सींग से भी मूर्तियां बनाई गई, लेकिन अब ये सब प्रतिबंधित है, लेकिन इसके हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं। हाथी दांत की मूर्तियां हैं। और साथ ही एक माध्यम और है इसके बाद, वो है कांच। कांच के बहुत सारी हमें प्राप्त होती हैं मूर्तियां और अभी भी वो हमारे घरों में सजावट की वस्तु के माध्यम से या अन्य तरीके से पॉटरी में उपलब्ध है। लेकिन इसके लिए आपको वर्कशॉप की आवश्यकता होती है। इसको कोई भी मूर्तिकार आसानी से इस माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए वर्कशॉप जरूरी है। अभी आधुनिकता में एक और माध्यम जो प्रचलन में है वो है फाइबर ग्लास। एक तरह से प्लास्टिक है और उसका मूर्ति बनाने में काफी इस्तेमाल हो रहा है और ये माध्यम भी लगभग स्थायी है। एक प्रकार से इसमें केमिकल होते हैं जिनको उसमें उसके केमिकल्स आते हैं उसके साथ मिलाकर इससे मोल्ड के साथ कास्टिंग की जाती है। तो फाइबर में भी काफी मूर्तियों का बनाई जा रही है। एक बहुत अच्छा माध्यम है पेपर मेसी, जिसमें जो कागज वेस्ट कागज होता है उसको गलाकर उस मिट्टी की तरह तैयार की जाता है और उससे फिर वो मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो पेपर मेसी बहुत अच्छा माध्यम है और वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और साथ ही एक और माध्यम सामने हमारे आता है अभी आधुनिकता में, वह है स्टील। स्टील की कुछ मूर्तियां अभी आधुनिकता में चलन में आई हैं। आगे मैं एक स्लाइड्स में आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये पीओपी में माध्यम में बनी हुई मूर्ति है। आगे नेक्स्ट। वुड कार्विंग, लकड़ी के बारे में मैंने बताया कि उसमें किस तरह से मूर्ति बनाई जा सकती है। पॉटरी कला है, पॉटरी के भी चलन में है। नेक्स्ट। चाक द्वारा किस तरह से पॉटरी बनाई जाती है। मूर्तिकला के अवशेष बहुत हजारों वर्षों से प्राप्त हुए। ऑस्ट्रिया से एक वीनस की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि प्रागैतिहासिक काल की है और वो एक फीमेल फिगर है और वहाँ ऑस्ट्रिया के संग्रहालयों में वो सुरक्षित है। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल के हमें जो टूल्स हैं, स्क्रैपर टूल्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं मूर्तिकला के कुछ अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। और उसके बाद जो सभ्यताएं प्रारंभ होती हैं उसमें बहुत सारे हमें मूर्तिकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ये उदाहरण है हमारे सामने। नर्तकी की मूर्ति है ब्रोंज में और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है, वहाँ पर रखी हुई है। और ये ब्रोंज की मूर्ति है, कांस्य की। तो मूर्तिकला में स्टोन और सब तरह के जो माध्यम है उसका उपयोग किया गया और उसको प्रारंभ से उसके उदाहरण हमें मिलते हैं। ये एक पृष्ठ हेड है और ये भी सिंधु घाटी से प्राप्त हुआ है और राष्ट्रीय संग्रहालय में ये संरक्षित है नई दिल्ली में, सिंधु घाट। इसके बाद नेक्स्ट। सिविलाइजेशन के बाद हमें मूर्तियां मिलना प्रारंभ होती हैं और काफ़ी उसकी जो कलात्मकता है या उसका जो कला कौशल है वो बहुत उत्कृष्ट है और हमें काफ़ी बड़े आकार में भी मूर्तियां प्राप्त हुई। तो उसके बाद हमें मौर्य काल से मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ये सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ अशोक स्तंभ है। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है और ये वाराणसी के पास जो सारनाथ है वहां से हमें प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही सारनाथ संग्रहालय में बहुत सारे अवशेष मौर्य काल के रखे हुए हैं और उसी में से ये बौद्ध प्रतिमा है। मौर्य काल की बहुत सारी प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। उसमें से एक जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो चंवर धारणी की भी है और ये पटना संग्रहालय में संरक्षित है। और
वुमेन्स जो हमारी मनुष्य की जो आकार है उसके आकार की है। ये प्रारंभिक मनुष्य की मूर्तियों में माना जा सकता है चमरदारणी को। मैं रिलीफ है, भारत में रिलीफ मैंने बताया था कि हाई रिलीफ है, लो रिलीफ है या वॉस रिलीफ है। तो एक मेडोलियन रिलीफ का एक प्रकार है जो अमरावती स्तूप से ये प्राप्त हुआ है। इस तरह के मेडोलियन रिलीफ जो है अमरावती में बनाए गए थे और इसका ये बहुत सुंदर उदाहरण है। लगभग 200 BC के लगभग है और ये आंध्र प्रदेश में है अमरावती स्तूप। यह सांची स्तूप है और ये सुंग कालीन है। वैसे राजा अशोक के समय बनाया गया था, लेकिन सुंग शासकों ने इसका पुनरुद्धार किया। मूर्तिकला के जो अलंकरणात्मक या 6 श्रेणियों की जो प्रतिमाएं है उसके लिए ये एक बड़ा उदाहरण है और हमारे देश के जो आर्किटेक्चर है उसके लिए भी एक बड़ा उदाहरण है मूर्तिकला में। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी है और साथ साथ मूर्ति शिल्प में भी एक बड़ा उदाहरण है इसमें। और इसकी जो गेट है, इसकी जो शिल्प कला है वो बहुत उत्कृष्ट है और दुनिया में प्रसिद्ध भी है। ये मध्य प्रदेश में भोपाल के पास स्थित है। नेक्स्ट, विष्णु का दशावतार मंदिर है ललितपुर में और ये 4वीं-5वीं ईस्वी का है लगभग। और वहां पर यह शेष शाही विष्णु की प्रतिमा है और स्टोन में, ये रेड स्टोन में है वहां पर। ये एलोरा का कैलाश मंदिर है। वहां पर एलोरा दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपने मंदिरों के लिए। कैलाश मंदिर वहाँ का बहुत विश्व प्रसिद्ध है और वहाँ पर रावण का कैलाश पर्वत को हिलाते हुए इस तरह के बहुत सारे शिल्प हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं। और मूर्तिकला का ये बहुत अच्छे उत्कृष्ट उदाहरण है और भारतीय कला संस्कृति के बहुत गौरव के लिए भी, गौरव करने के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छे उदाहरण है और हमारा ये बहुत गौरवशाली इतिहास है भारतीय कला संस्कृति का। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में ही एलिफेंटा गुफाएं है, धारा नगरी इसका नाम है और वहां पर यह त्रिमूर्ति का एक बड़ा बड़ा उदाहरण है और यह भी विश्व प्रसिद्ध है और इसके लिए दुनिया में भारत देश जाना जाता है। हमारी कला संस्कृति बहुत समृद्ध है दुनिया में और इसका पूरी दुनिया इस बात को मानती है और उसी से हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास का और हमारी समृद्धता का पता भी लगता है। ये महाबलीपुरम का एक शिल्प है, उभरा हुआ शिल्प है, रिलीफ है गंगा अवतरण का और यह चेन्नई के पास में है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ब्रॉन्ज मूर्तियों के लिए चोल शासक प्रसिद्ध हैं दुनिया में और उन्होंने बहुत सारी ब्रॉन्ज मूर्तियां बनाई। उसमें डांसिंग नटराज की मूर्ति दुनिया भर में प्रसिद्ध है और उसका एक उदाहरण है वहाँ के मद्रास में एक संग्रहालय है और उसमें चेन्नई में संग्रहालय, वहाँ पर ये संग्रहित हैं। और चोलकालीन नटराज मूर्ति ये आपके सामने है, लगभग 10वीं-11वीं सदी की मूर्ति है। नेक्स्ट, सालबंजिका की यह मूर्ति है और यह ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय में संग्रहित है और यह विदिशा के ग्यारसपुर एक जगह है, वहाँ से यह प्राप्त हुई है। लगभग 10वीं-11वीं सदी की यह मूर्ति है और माला देवी मंदिर से प्राप्त हुई ऐसा माना जाता है। और इसकी जो सौंदर्य है उसका तुलना मोनालिसा से, यूँ तो मोनालिसा से भी की जाती है और बहुत ही ये विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है और हमारे जो मूर्ति कला है उसके लिए एक बड़ा गौरवशाली ये हमारे अवशेष है हमारे पास जो संग्रहालय में सुरक्षित है और संरक्षित है, संग्रहित है। खजुराहो मंदिर है जो कि दुनिया में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं और आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं और लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में इनका निर्माण की मूर्तिकला इसमें बनाई गई। इसके अलावा उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, लिंगराज मंदिर है और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई और भारत में मूर्तिकला को बहुत बड़ा स्थान दिया गया। भारत में यूँ तो सभी कलाओं को
स्थान दिया गया, लेकिन मूर्ति कला एक ऐसा माध्यम थी जो बहुत स्थायी है और ये वातावरण की जो वातावरण के प्रभाव से आसानी से खराब नहीं होती है। इसलिए हमारे सामने हजारों वर्षों से इसके बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत हैं। जी नेक्स्ट। मूर्तिकला लगभग सभी जिलों में, राज्य में इसके गौरवशाली जो अवशेष हैं वो उपलब्ध हैं। समय का सीमा है, उस इस कारण मैं अपने इस गौरवशाली बहुत सारे जो इसकी चित्र हैं वो नहीं दिखा सकता हूँ। तो मूर्तिकला का जो क्रमबद्ध विकास है वो लगातार हमारे देश में निरंतर जारी रहा। इसकी आवश्यकता भी रही। कभी धर्म के साथ इसने अपना यात्रा को जारी रखा, या फिर इसकी अपनी कलाकारों ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए, घरों को सजाने के लिए, महलों को सजाने के लिए मूर्तिकला की आवश्यकता रही। और आस्था के लिए भी, किसी देवी देवताओं की मूर्ति को निर्माण करने के लिए भी, प्रतिमा पर निर्माण करने के लिए भी प्रतिमाओं की मूर्ति को बनाया गया। इसके साथ ही भारत का जो आधुनिक कला है उसमें भी मूर्ति कला बहुत गौरवशाली है। और उसमें इसके पूर्व में हमने जो स्लाइड्स देखी थी वो मूर्तिकार डीपी राय चौधरी की है, और यह दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। और वहाँ पर ये बहुत काफी बड़ा मूर्ति शिल्प है, और इसका विषय है श्रम की विजय। भारत में बहुत आधुनिक मूर्तिकार हुए, और निरंतर अभी बहुत सारे विद्यार्थी इस कार्य, उन्होंने अपने भविष्य के लिए इसको चुना हुआ है। और बहुत सारे कलाकार सक्रिय हैं, और बहुत अभी भी हमारा भारत दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है आधुनिक कला में। और मूर्ति कला में बहुत नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो शांति निकेतन में हमारे देश के एक हमारे जो गौरवशाली मूर्तिकार हुए हैं, राम किंकर बैच, उनका यह शिल्प है संथाल परिवार। और उन्होंने एक नया माध्यम को चुना था जो मैंने अन्य माध्यमों के साथ अभी नहीं सम्मिलित किया था, वो था सीमेंट और कंक्रीट। उन्होंने इस माध्यम को चुना जो आसपास उनको मौजूद अपने जो बिल्डिंग्स वगैरह है उसका सामग्री जो आती थी, उसी से उन्होंने उस माध्यम को लिया, और उसी से उन्होंने अपने जो अभिव्यक्ति है उसको अभिव्यक्त करने के लिए उसके माध्यम को सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम से उन्होंने इसको बनाया। ज्यादातर शिल्प उन्होंने अपने सीमेंट और कंक्रीट से किए। राम किंकर बैच हमारे देश के बहुत गौरवशाली मूर्तिकार हुए हैं। भारत के और गौरवशाली मूर्तिकारों में एक बड़ा नाम बलबीर सिंह कट जी का है, और उन्हीं का यह मूर्ति शिल्प है। मैंने प्रारंभ में बताया था कि एक मूर्तिकला में एक बड़ा माध्यम है जो आधुनिक भी है, वह स्टील का है। और स्टील में भी अब मूर्तियां बनाई जा रही हैं, और उसकी जो स्थाई है वो बहुत काफ़ी है, और वो अच्छा एक स्ट्रॉन्ग माध्यम है। और यह सुबोध गुप्ता हमारे देश के एक उभरते हुए बड़े अभी स्थाई हो चुके प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, जिनको देश में बड़ी मान्यता प्राप्त है। और बहुत सारे युवा चित्रकारों के वो आदर्श भी हैं। सुबोध गुप्ता उनका मूर्ति शिल्प है। मध्य प्रदेश में भी मूर्ति कला की एक बड़ी परंपरा है, और यहाँ पर बहुत सारे जो कला महाविद्यालय हैं उनमें मूर्ति शिल्प की शिक्षा दी जाती है। उसके अंतर्गत ग्वालियर एक बड़ा केंद्र है मूर्ति कला के क्षेत्र में, जहाँ बहुत प्रारंभ से ही मूर्ति कला की शिक्षा दी जाती रही। और यहाँ का जो स्टोन कार्विंग है वो वैसे पूर्व में भी दुनिया में प्रसिद्ध रहा। और यहाँ जाली का वर्क, यहाँ जो पारंपरिक मूर्तिकार हैं वो अभी भी इस काम को कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ मूर्तिकला, आधुनिक मूर्तिकला का भी विकास हुआ। उसमें रुद्रान जी द्वारा ग्वालियर में अपने जीवन के बहुत सर्वश्रेष्ठ काम किए गए, और वो यहाँ पर शिल्प मौजूद हैं। ग्वालियर से एक बड़े मूर्तिकार हैं अभी आधुनिक कला में, और वो बहुत बड़े बड़े शिल्प भी बना रहे हैं, और बहुत अच्छा मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री रॉबिन डेविड जी, उनका ये मूर्ति शिल्प है।
मूर्तिकला के क्षेत्र में ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बहुत आदर्श देश के लिए बड़े गौरवशाली काम किया है। और देश 2018 में देश में गुजरात में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यह मूर्ति है। और मूर्तिकार बहुत आदर के साथ मैं उनका नाम लूँगा, श्री राम सुतार द्वारा इसका बनाया गया था इसका। और यह बहुत देश के लिए बहुत गौरवशाली है। और यह बहुत अभी जो इसका ये हमारे लिए दुनिया में ये हमारे लिए बहुत बड़ा हमने उदाहरण दिया है मूर्तिकला में। और बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, लगभग ये हमने लगभग 600 फीट बड़ी मूर्ति है। और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसी के साथ नेक्स्ट, जैसे कि प्रारंभ में मैंने बताया कि हम इसके साथ में हमने पॉटरी पर एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा है और पॉटरी कला के बारे में थोड़ा विस्तार से भी बताएंगे। और साथ ही अगर बच्चे जो हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं उसको अपने घर में कोशिश करें, बनाएं। और अगला जो व्याख्यान होगा उसमें हम उन बच्चों के द्वारा बनाए हुए उन मूर्ति शिल्पों को या चित्रों को हम देखेंगे। इसके पूर्व में हमने चित्रकला के ऊपर एक प्रशिक्षण प्रदर्शन दिया था, प्रायोगिक प्रदर्शन दिया था। उसी के अंतर्गत उसके बाद हमने अभी मूर्ति कला में दिया और पॉटरी कला में। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह की कुछ पॉटरी या मूर्तियां या चित्र आप बनाएं। और अगले सेशन में हम उस पर ज़रूर आपको उस पर देखेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो अब हम पॉटरी कला पर प्रारंभ करते हैं। और इसमें पॉटरी जो है वो चाक से की जाती है और साथ ही कॉइल से की जाती है। तो कॉइल से आप कैसे पॉटरी बना सकते हैं, चाक से तो आपने देखा होगा और उसके लिए एक मशीन की आवश्यकता होगी या चाक की आवश्यकता रहती है, तो थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन कॉइल पॉटरी आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम पे एक प्रायोगिक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं। उसके दो उदाहरण हमने सामने रखे हैं। ये जो हेड है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कॉइल पॉटरी द्वारा ही बनाया गया है। इसको हम आपको दिखाएंगे कि नीचे से ये बिल्कुल होला है, जैसे होलो है, जैसे मटका होता है उसी तरह से ये है। और इसके साथ ही कॉइल पॉटरी का किस प्रकार से बना सकते हैं उसको आप देखिए। मिट्टी की इस तरह से आप लंबी लंबी ऐसी लेई कॉइल बना सकते हैं ऐसे। और उसके बाद आप इसको जोड़ते जाइए। मेरी आवाज आ रही है? ये जो कॉइल पॉटरी है, ऐसी आप मिट्टी से उसमें इस तरह से लंबी लंबी कॉइल बना लें प्रारंभ में। और उसके बाद आप उसको एक के ऊपर रखकर एक के ऊपर जोड़ते जाइए। और जिस तरह से ये अपनी उंगलियों से कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर देके दोनों को दबाकर उसको मिलाते जाइए। और आप इस तरह का, जैसे हमने हेड दिखाया, या आप कोई भी बड़ा पॉट बना सकते हैं। तो इसमें इस कॉइल पॉटरी में चाक की आवश्यकता नहीं है। आप इस तकनीक से आप इसको बना सकते हैं आसानी से।
Thank you.
आपने अभी देखा कि पोट्री को हम किस तरह से बना सकते हैं। अगर चाक नहीं है तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, और इसमें भी और आगे आप अलंकरण कर सकते हैं, इसको सजा सकते हैं। पोट्री को पकाया भी जा सकता है, और इसके बहुत सारे पकाने के प्रकार होते हैं। इसमें पोर्सिलेन है, स्टोन बेयर है, और जैसे कि आपने सुना होगा चीनी मिट्टी के बर्तन, तो सब ये जितने भी हम नाम ले रहे हैं वो सब पोट्री के अंतर्गत आते हैं। और इसी पोट्री में जैसे प्रारंभ में मैंने आपको ये हेड दिखाया था, हम एक हेड आपको अभी दिखा रहे हैं जो अभी यहाँ रखा हुआ था, और वो भी पोट्री का ही प्रकार है, और ये अंदर से हॉलो, इसको दिखा दो। देखिए ये पोट्री, कॉइल पोट्री से किस प्रकार से इतना सुंदर शिल्प बनाया जा सकता है, और थोड़ा अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप बना सकते हैं इसको। जी, थोड़ा अभ्यास करने के बाद आप इसे बना सकते हैं। और बस इसमें इसकी जो मिट्टी है उसको जरा अच्छे से आपको तैयार करना होता है, और बस मिट्टी जैसे कि मैंने बताया तालाब के किनारे हो सकती है, उसको थोड़ा छान लें, और उसमें उसको थोड़े छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दें, और उसमें पानी को छिड़क दें, और उस मिट्टी को फूल 2-3 घंटे तक फूल जाने दें। फिर उसके बाद उसको आटे की तरह मीड़ लें, और उसमें कितना पानी डालना है, उसकी जो नमी रखनी है वो अपने काम के अनुसार आपको तय करना होगा। धीरे धीरे आप काम करेंगे तो आपको उसकी जो मात्रा है उसके बारे में पता लग जाएगा। और इसी के साथ हम ये जो श्रृंखला है उसको समाप्त करने जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ प्रारंभ में श्री राकेश प्रजापति जी थे, जुड़े हुए थे, उन्होंने वह शिल्प बनाया था। और पॉटरी में मेरे साथ में जो अभी शिल्प बनाया है वो श्री सम्मी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। और अ, अगले श्रृंखला में हम फिर से नए कला के किसी माध्यम पर बात करेंगे, और उसके बारे में, उसके इतिहास और उसकी उपयोग और उसके सौंदर्य के उसके बारे में आपको बताएंगे, और आप उसको किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। और साथ ही ये चाहेंगे कि आप भी अपने घरों में चित्रकला से संबंधित जो हमने आपको स्टिल लाइफ का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, अ, और भी जो डेमोन्स्ट्रेशन था उसके साथ में, जैसे कि बरली कला पर था, तो भारतीय लोक कलाओं से प्रेरित होके, किसी भी लोक कला आप प्रेरित होके आप कोई चित्र बनाएं, या बनाएं। साथ ही मूर्ति शिल्प में जैसे कि कॉइल पॉटरी है, या कोई किसी देवी देवता की प्रतिमा या अन्य कोई भी प्रतिमा आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आप जरूर अभ्यास करें और प्रयास करें। तो इसी के साथ मैं आपको यहीं मैं आपसे विदा लेता हूं, और कोशिश करूंगा कि अगला श्रृंखला में कुछ नया आपको और नई कलात्मक बात से परिचित करा पाऊं। मेरे से इस श्रृंखला में जो भी कोई त्रुटि हुई हो कहीं, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और नमस्ते, प्रणाम।